हेलो एंड वेलकम टू डिलाइट आईएएस एनसीईआरटी समरी कोर्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की पॉलिटी की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो टाइटल है वह है लोकतांत्रिक अधिकार। आज की जो लेक्चर होगा उसमें हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे उसमें सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या मुद्दे हैं। अधिकारों के बिना जीवन कैसा, उसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। 3 उदाहरण को समझेंगे। लोकतंत्र में अधिकार अधिकार क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होगी और लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी होते हैं, इसको भी समझेंगे। भारतीय संविधान में अधिकारों की बात करेंगे, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, उनकी बात करेंगे। और पिछले कुछ वर्षों में हम देखें तो अधिकारों का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो उसको भी समझेंगे कि इस प्रकार ये होता है। और थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए प्रश्न है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से कौन सा लेख नागरिक समानता सुनिश्चित करता है। दैट मीन्स आपको बताना है कि नागरिकों को समानता का जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, वह किस अनुच्छेद में दिया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 18 आपके लिए विकल्प है। इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। इसको मैं डिस्कशन करूंगा वीडियो के अंत में। अध्याय का प्रारंभ होता है 3 उदाहरणों से और कहा जाता है कि अधिकारों के बिना किस प्रकार का जीवन हो सकता है। ये 3 उदाहरणों से समझाया गया है। यहाँ पर एक गुआंतानामो बे नामक क्यूबा के पास एक द्वीप है, वहां पर गुआंतानामो बे नाम से जेल है जो कि अमेरिका की है। यहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 600 लोगों को विभिन्न देशों से जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने का ना तो उनको कारण बताया गया, ना उनको सुनवाई का मौका मिला और साथ ही साथ इवन जिस देश के वो नागरिक थे उनकी सरकार को भी बताया नहीं गया कि उनके नागरिकों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप ये लगाया जाता है कि ये टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे, इसलिए इनको गिरफ्तार किया गया। सारे के सारे फैसले जो है यूएस की जो सेना है उसने ले लिए, गिरफ्तारी कर ली, फैसला भी उन्होंने ले लिया, ना ही उनको सुनवाई का अधिकार दिया। यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल नाम की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसने इंक्वायरी की और पता चला कि कुछ लोगों ने यहाँ पर विरोध किया। तो विरोध जो कर रहे थे उनको भूख हड़ताल पे चले गए। भूख हड़ताल के कारण उनके लिए और ज्यादा टॉर्चर किया गया, उनको नाक में से खाना डाल दिया गया उनके अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है कुकृत्य किए गए उनके साथ। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पता चला कि जो लोग निर्दोष करार दिए गए हैं उन्हें भी छोड़ा नहीं गया, जो लोग निर्दोष हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार इन लोगों के साथ ज्यादती हुई है। दूसरा उदाहरण दिया जाता है सऊदी अरब में नागरिक अधिकारों के बारे में। सऊदी अरब में हम जानते हैं कि यहाँ पर राजवंश चलता है शाह का, जिसे लोग चुनते नहीं हैं। शाह ही विधायिका को, कार्यपालिका को और जजेस को, इन तीनों के लोगों को चुनता है। यहाँ पर ना तो किसी भी प्रकार की संगठन बनाने की आजादी है और ना ही लोगों को, महिलाओं को खासकर वोट देने की आजादी नहीं है। पुरुषों को अभी कुछ कुछ समय से हुई है निचले स्तर पर, पंचायती स्तर पर, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाता है कि शाह के खिलाफ ना कोई मीडिया ग्रुप यहाँ पर कुछ बात कर सकता है, ठीक है। तो मीडिया को भी स्वतंत्रता नहीं है और धार्मिक आजादी भी यहाँ पर नहीं है। धार्मिक आजादी यहाँ पर लोगों को नहीं है। गैर मुस्लिम व्यक्ति जो है अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर वहां पर पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। और महिलाओं की, जैसे मैंने बताया कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त है। तीसरा उदाहरण दिया जाता है कोसोवो कोसोवो का। कोसोवो जो है एक देश है जहां पर 2 वर्ग के लोग हैं, एक तो सर्व जाति के लोग हैं और एक है अल्बानियाई लोग। अल्बानियाई लोग जो है यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं और सर्व जाति के लोग बहुसंख्यक हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सर्व जाति के लोगों ने अल्बानियाई लोगों पर क्या किया होगा, अत्याचार किया होगा। इवन यहाँ पर सर्व जाति की बहुसंख्यक है, इनकी सरकार थी, जिनका राजा था, जो शासक था, जो यहाँ पर राजा बना, वह उसका नाम था मिलोसेविक। और मिलोसेविक ने खुद की ही सेना के माध्यम से अल्बानियाई लोगों के खिलाफ क्या किया, नरसंहार कर दिया। सेना ने यहाँ पर लोगों के, अल्बानियाई जाति के जो लोग थे, अल्बानियाई वर्ग के लोग जो लोग थे, उन पर बंदूकें चलवा दी सेना के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि खुद के देश की ही सेना ने अपने ही लोगों पर किस प्रकार से जातीय नरसंहार किया है। तो अब 3 उदाहरणों से यहाँ पर हमको समझ में आता है कि अधिकारों के बिना किस तरह का जीवन हो सकता है। अब
चाहे वह राजतंत्र हो, चाहे वह लोकतंत्र हो, क्योंकि मिलोसेविक नाम का जो व्यक्ति है यह जनता के माध्यम से चुन के आया था। तो लोकतंत्र में भी और राजतंत्र में भी दोनों तरह की व्यवस्थाओं में भी अधिकारों के बिना लोगों का जीवन किस प्रकार से शोषण के जैसा हो सकता है, किस प्रकार से शोषण हो सकता है, ये हमने देखा। अब हम बात करेंगे लोकतंत्र में अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अधिकार होते क्या हैं। अधिकार होते एक प्रकार से दावा, किसके खिलाफ? व्यक्तियों से, समाज से और सरकार से। जैसे मैंने ये दावा किया कि मैं यहाँ से दिल्ली जा सकता हूँ अपने गांव से या शहर से, तो ये मेरा दावा है, ये मुझे स्वतंत्रता है कि मैं ये अपने गांव से दिल्ली जा सकता हूँ या मुंबई जा सकता हूँ, तो ये मेरा दावा है। लेकिन हमारा जो दावा है वह इस प्रकार से होना चाहिए कि हम किसी दूसरे का नुकसान ना कर बैठे। जैसे जैसे आप बोलोगे सर मुझे क्रिकेट खेलने का अधिकार है, बिल्कुल बेशक है, आप क्रिकेट खेलिए, लेकिन आपके क्रिकेट खेलने से किसी घर की खिड़की टूट जाती है, तो आप क्रिकेट इस प्रकार से नहीं खेल सकते कि आप उसकी खिड़की ही तोड़ते रहें। आप ये नहीं बोल सकते कि हमको क्रिकेट खेलने का दावा है, मेरा ये अधिकार है, तो मैं ये खेल सकता हूँ, इसको मुझे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि ये आपके अधिकार से, आपके दावे से, आपके व्यवहार से सामने वाले का किसी का नुकसान ना हो। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आई। लेकिन क्या होता है लोकतंत्र में, केवल दावा करने से कुछ नहीं होगा, समाज से इसकी स्वीकृति मिलना अनिवार्य है और साथ ही साथ समय के साथ साथ इन दावों में जो हमारी अवधारणा है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि हम देखें, आज से कई साल पहले सती प्रथा जो थी बिल्कुल लीगल थी, समाज को उसे स्वीकृति प्राप्त थी। लेकिन आज के समय में सती प्रथा स्वीकृति बिल्कुल नहीं है। या फिर यूँ कहें कि महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार था, आज से कुछ समय पहले वोट देने को अधिकार बिल्कुल नहीं प्राप्त नहीं था, लेकिन आज के समय वोट देने का अधिकार भी प्राप्त है। तो समय के साथ जो हमारी अवधारणा है, दावों की या अधिकारों की जो अवधारणा है, उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जब कोई कानून इन दावों को मान्यता दे देता है, तो इन्हें लागू करने की मांग की जा सकती है। जैसे किसी कानून में यह अधिकार दे दिया गया कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के अधिकार हैं और यदि किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोका जाता है, तो वह कानूनन जो है अपनी मांग रख सकता है कि चूंकि मुझे इस कानून के माध्यम से ये अधिकार प्राप्त है, इसीलिए आप मुझे जाने के लिए नहीं रोक सकते। ठीक है? तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अधिकार क्या होंगे, इसमें तार्किक दावा होना चाहिए, समाज से स्वीकृति होना चाहिए और किसी कानून या न्यायालय द्वारा इसे मान्यता भी प्राप्त होनी चाहिए। ये हमने लोकतंत्र में अधिकारों को समझा। लेकिन लोकतंत्र में अधिकारों की जरूरत ही क्या है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं एक उदाहरण से। हम सभी जानते हैं कि कहीं भी देश में बहुसंख्यक वर्ग द्वारा अल्पसंख्यक लोगों का क्या होता है, शोषण किया जाता है। तो शोषण जो किया जाता है, तो अल्पसंख्यक लोगों की बहुसंख्यकों से जो रक्षा करना हो, उसमें हमारे अधिकार का फायदेमंद है। लोकतंत्र में चुनाव में अपने विचार अभिव्यक्त करना, पार्टी बनाना और राजनीतिक गतिविधियों की आजादी होना जरूरी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जहां भी लोकतंत्र होगा, तो चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से तभी हो सकते हैं जब लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की, पार्टी बनाने की, राजनीतिक गतिविधियों में आजादी होना चाहिए। ठीक है? सरकार की निरंकुशता, कई बार क्या होता है, हमने देखा कि राजतंत्र हो चाहे वह लोकतंत्र हो, सरकार कभी-कभार निरंकुश हो सकती है। तो निरंकुश सरकार से नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी अधिकारों की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमने लोकतंत्र में अधिकार वाले पोर्शन को कवर किया। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कौन-कौन से प्रदान किए गए। तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा है। सबसे पहला आता है इक्वालिटी का, समानता का अधिकार, फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और अंत में आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको हम एक-एक करके डिस्कस करते हैं और इसमें कौन-कौन सी सीमाएँ लगाई जा सकती हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे समानता की।
समानता की अधिकार की यदि बात करूं तो समानता के अधिकार में दो बातें हैं। पहली बात यह है कि सभी जो है लोग कानून की नजर में समान हैं, और कानून की नजर में समान होने से क्या आता है, रूल ऑफ लॉ लग जाता है। सभी लोग कानून की नजर में समान है, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हो, अडानी अंबानी हो, या फिर किसी भी देश का कोई गरीब से गरीब नागरिक भी। सभी लोग कानून की नजर में समान हैं। ये हो गया समानता का अधिकार। इसके साथ राइट टू फ्रीडम, सॉरी, इससे समानता के अधिकार में एक चीज और शामिल है यहाँ पर, ये है विभेद का प्रतिषेध। किसी के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म स्थान या मूल वंश के आधार पर क्या है, विभेद नहीं किया जा सकता। इसका आशय है कि आप सभी को सार्वजनिक स्थानों पर, कोई भी सार्वजनिक स्थान होगा, चाहे होटल हो, चाहे वो मनोरंजन का स्थान हो, चाहे सार्वजनिक कुआं हो या नदी हो, वहां पर जाने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत में जाति प्रथा जैसी एक व्यवस्था है, जिसके कारण जाति के आधार पर लोगों को सार्वजनिक कुओं पर हो सकता है या मंदिरों में जाने से रोका जाता हो। इसी को रोकने के लिए जो जाति व्यवस्था पर आधारित जो छुआछूत है, उसको रोकने के लिए भी संविधान में प्रावधान किया गया है, छुआछूत का अंत होना चाहिए। साथ ही साथ रोजगार में सभी को अवसरों की समानता होना चाहिए, और लेकिन जो समाज में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको समाज में आरक्षण जैसी व्यवस्था के माध्यम से समानता के स्तर पर लाने का भी प्रयास किया गया है। ये संविधान में प्रावधान। इसके बाद जो हमारा आता है वह आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का मतलब होता है बाधाओं का ना होना। हमारे मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यक्ति हो, किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होने लगे, हमारी स्वतंत्रता से दूसरों को स्वतंत्रता का हनन होने लगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है कि समाज में यदि व्यापक हित है, समाज के व्यापक हित के लिए सरकार इस पर क्या लगा सकती है, स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा सकती है। जैसे कि हमने लॉकडाउन में देखा, लॉकडाउन में व्यापक हित था, एक महामारी फैल रही थी और उसको रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया और सभी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पाबंदी लगा दी, हमारी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कई सारी स्वतंत्रता है, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति का मतलब होता है हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कैसे? तीन माध्यमों से कर सकते हैं, बोलकर, लिखकर या फिर कला के रूप में। तो अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत ही हमको यह अधिकार होता है कि सरकार की नीतियों की या योजनाओं की आलोचना करें। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत कुछ सीमाएं भी हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? नंबर एक सीमा है कि आप अभिव्यक्ति की आजादी के तहत हिंसा को नहीं भड़का सकते। दूसरा, बगावत के लिए उकसाना, ये गलत बात है। बगावत के लिए आप उकसा नहीं सकते किसी। तीसरा, आप कुछ ऐसी झूठी बात फैला दो जिससे किसी की प्रतिष्ठा में गिर जाए उसकी, तो ये भी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत यहाँ पर इसमें पाबंदियां हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमको संघ या संगठन बनाने की, बैठक करने की, जुलूस निकालने की भी स्वतंत्रता है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं, साथ ही साथ जनमत तैयार कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का संघ या संगठन बनाने के लिए कुछ सीमाएं हैं। आप जब भी संगठन की बैठक हो तो उसमें हथियार नहीं ला सकते या समाज में अशांति नहीं फैला सकते, ऐसा होना चाहिए संगठन। तो समाज में अशांति ना फैले, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है, इस प्रकार के जो संगठन होंगे उस पर पाबंदी लगा सकती है। हालिया में पीएफआई जो संगठन था उस पर सरकार ने प्रतिबंध जो लगाया, इसी माध्यम से, इसी कारण से लगा दिया क्योंकि उस वह संगठन जो है टेररिस्ट गतिविधियों में उसके लिंक थे, इसलिए। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत हमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने की आजादी है, वहां पर बस जाने की भी आजादी है। लेकिन इसका एक अपवाद आता है, अनुसूचित क्षेत्र। किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र होंगे, वहां पर
आपको परमिशन नहीं होगी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक अधिकार आता है जीने का अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति की जो जीने का अधिकार है उसको छीना नहीं जा सकता। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम के अलावा किसी व्यक्ति के जीने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, न्यायालय ने एक अपराधी को समझा जाना और उसको पुख्ता सबूत मिले कि यह जो है इसने यह अपराध किया है, एक जघन्य अपराध किया है, और न्यायालय ने या सुप्रीम कोर्ट ने मान लो कि उसको सजा दे दी कानून के तहत कि उसको फांसी की सजा होगी। तो एक विधिवत प्रक्रिया थी, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया थी, जिसको फॉलो करके न्यायालय ने उस अपराधी को दंड दिया, फांसी की सजा दी। फांसी की सजा के तहत हमने उस अपराधी के जीने के अधिकार को छीन लिया। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया होगी उसके अलावा सरकार किसी भी व्यक्ति के जीने के अधिकार को नहीं छीन सकती है। साथ ही साथ जब भी कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। जैसे कुछ अधिकार कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। इसके पास जो भी गिरफ्तार होगा व्यक्ति, उसके पास जो अधिकार होगा, सबसे पहला अधिकार है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। दूसरा इसमें का जो है 24 घंटे के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा, समक्ष पेश करना होगा। तीसरा जो इसमें अधिकार है उसको अपने बचाव के लिए वकील से बातचीत करने का अधिकार है। ये 3 अधिकार जीने के अधिकार के अंतर्गत ही शामिल हैं। ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमारा अगला आता है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 3 चीजें शामिल हैं। सबसे पहला मानव दुर्व्यापार का प्रतिबंध है, बेगारी पर प्रतिबंध है और बाल मजदूरी पर प्रतिबंध है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी जो है खतरनाक जो फैक्ट्रियां होती हैं, जैसे कि जो हमारी रासायनिक फैक्ट्रियां हो गई या फिर जो एक्सप्लोशन वाली विस्फोटक सामग्री वाली फैक्ट्रियां हुई, वहां पर आप मजदूरी नहीं करवा सकते। इसमें जो अगला हमारा अधिकार होता है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यहाँ पर कुछ सीमाएं हैं। कौन कौन सी सीमाएं हैं? सबसे पहला इसमें जो सीमा आती है, धर्म का परिवर्तन करना अपनी इच्छा से कर रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी के बहलाने फुसलाने से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें है, किसी अदृश्य शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं कर सकते। तीसरा है, महिला की आजादी का हनन करने वाली जो आचरण होंगे उसकी अनुमति नहीं होगी। चौथा, किसी विधवा का मुंडन या उसे सफेद वस्तु या सफेद कपड़े पहनने हेतु मजबूर नहीं कर सकते। पांचवा, सरकार किसी धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उसके रखरखाव हेतु कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकती। छठा, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देश नहीं दिया जा सकता। और निजी जो शिक्षण संस्थान होंगे, सातवां, उसमें प्रार्थना में शामिल होने या धार्मिक निर्देश का पालन करने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता। इस 7 प्रकार की जो सीमाएं हैं ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है। इसके बाद हमारा जो अगला फंडामेंटल राइट्स आता है वह आता है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत किसी विशिष्ट भाषा या संस्कृति का संरक्षण करना हो, ठीक है, भाषा का या फिर कोई संस्कृति है उसका संरक्षण करने का अधिकार है। सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश से धर्म या भाषा के आधार पर रोका नहीं जा सकता। हमारा संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। 2 प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता है और धर्म और भाषा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से मना नहीं की जा सकती। और तीसरा इसमें शामिल है शैक्षिक संस्थानों की स्थापना। जो अल्पसंख्यक समुदाय है वह अपने ही शैक्षिक संस्थानों की स्थापना कर सकता है। अब बात आती है कि इस प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं ये कैसे प्राप्त होंगे नागरिकों को।
इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास जो भी मोबाइल है, जो भी है, वीवो कंपनी का हो या फिर ओप्पो का हो, ठीक है? कोई भी मोबाइल कहें, ये कंपनी का है। कंपनी इस मोबाइल की क्या देती है? कुछ वारंटी वगैरह देती है। जो वारंटी दी, और वारंटी पीरियड में यदि मोबाइल खराब हो गया तो कंपनी क्या कहती है कि कहाँ जाओ? सर्विस सेंटर जाओ। उसी तरह हमारे संविधान द्वारा क्या प्रदान किए गए? मौलिक अधिकार। लेकिन मौलिक अधिकारों के लागू होने में या इनकी दिक्कत होती है, तब व्यक्ति को संविधान कहता है कि वह व्यक्ति कहाँ जाए? एक सर्विस सेंटर में जाए, जिसका नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। तो हमारा सर्विस सेंटर कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। ठीक है? तो यहाँ पर जिस तरह यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, और न्यायालय में जाने का जो अधिकार है वह स्वयं में एक फंडामेंटल राइट्स है, इसीलिए इसे कोई भी व्यक्ति छीन नहीं सकता। ये हुए हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के बारे में। लेकिन हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि हमारे जो अधिकार हैं उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। विभिन्न अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने अपने फैसलों के माध्यम से उसका संवैधानिकरण किया है। इस तरह से देख सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई आर्टिकल 19 में, 1 में। सूचना का अधिकार इसी में है शामिल। निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में। पर्यावरण का अधिकार आर्टिकल 21 में। स्वस्थ सेवा पाने और भोजन का अधिकार आर्टिकल 21 में। संपत्ति रखने और वोट देने का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अलावा कुछ और अधिकार भी संविधान द्वारा प्रदान किए गए हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनका दायरा भी विभिन्न मामलों में जो फैसले दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, उनके माध्यम से इसका दायरा बढ़ रहा है। इसके बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में, क्योंकि यह भी मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन हुआ था 1993 में। यह स्वतंत्र आयोग है। इसकी नियुक्ति एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। इसे सजा देने का अधिकार नहीं है, केवल यह जांच कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और रिपोर्ट सरकार को देता है। सिविल न्यायालय की शक्तियां इसके पास है। किसी व्यक्ति को जांच के लिए अपने पास बुलाना, समन देना, यह इसको अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। वापस आ जाते हैं हम अपने प्रश्न पर। मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से कौन सा लेख समानता सुनिश्चित करता है? तो हम सभी जानते हैं, अभी पढ़ा, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 18 समानता के अधिकारों को सुनिश्चित कर रहा है। आर्टिकल 19 जो है क्या करता है? स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और चौथा हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ऑप्शंस वो नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग मान के चलिए पहला, दूसरा और चौथा इसका सही होगा। यदि आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए है तो डिलाइट आईएएस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।